नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आजकल बजट में एक नई चर्चा शुरू हो गई है डिसेबिलिटी पेंशन के विषय में, और यह पूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ मसला है। पिछले काफ़ी सालों से डिसेबिलिटी पेंशन आय कर से मुक्त हुआ करता था। पिछले साल सरकार ने इस पर इनकम टैक्स यानी आयकर लगाने के लिए सोचा, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश और उसके दखल अंदाजी से सरकार इसमें सफल नहीं हुई। लेकिन इस वर्ष के वित्त बजट में एक कानून बना दिया गया कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है वह आय माना जाए, और उस पर जो इनकम टैक्स स्लैब है यानी आयकर का जो अलग अलग चरण है उसके तहत जितना भी टैक्स बनता है वो लिया जाए उससे, उन लोगों से जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। तो पूर्व सैनिकों के कई सारे संगठन हैं, खास करके जो अधिकारियों का संगठन है वो इस पे बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में समानता नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन जो दिव्यांग पेंशन कहते हैं, हम लोग उसको विकलांगता पेंशन कहते हैं, और सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा लोचा कह लें उसको, ये है कि यह समान नहीं है। जेसीओ जवान और अधिकारियों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, इसमें बहुत सारा गैप है। गैप किस प्रकार का है कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो फिक्स करने का तरीका है वो पेंशन का जो 30% होता है वो 100% डिसेबिलिटी माना जाता है। यानी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा है मूल पेंशन का, उसी के आधार पर यह निर्भर होता है। तो अधिकारियों का पेंशन जो है ऐसे ही स्वतः ज़्यादा है, तो उनका डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा बनता है। अच्छा, डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा बनने का क्या होता है, डिसेबिलिटी पेंशन प्लस उनका सर्विस पेंशन, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनका जो पेंशन है पर मंथ या सालाना जिसको कहते हैं वित्त वर्ष में, वो आयकर के ढांचे से बाहर हो जाता है। तो अभी तो 12 लाख है, तो उनका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 20 लाख से ऊपर हो जाता है किसी भी अधिकारी का। सामान्य तौर पे कैप्टन से अगर गिनना शुरू कर दें तो कैप्टन प्लस अदर जो हायर रैंक है, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, और इसके जो समतुल्य रैंक हैं नेवी में और एयरफोर्स में, उन सबों का मासिक आय बढ़ जाता है। अच्छा, मासिक आय बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि वो आयकर के दायरे में आ जाएंगे, तो उन्हें आयकर देना पड़ेगा। अब अधिकारियों ने इस पर बहुत बड़ा एक हल्ला खड़ा कर रखा है कि ये अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं है, सैनिकों का जो बलिदान है, त्याग है, उस पर सरकार आयकर ले रही है। और इसमें वो क्या कर रहे हैं, जितने भी जेसीओ जो आर के संगठन है उसको जोड़ रहे हैं। अच्छा, प्रश्न यहीं पे खड़ा हो जाता है कि भाई एक तो विकलांगता पेंशन जो है वो समान नहीं है। कभी किसी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि एक हाथ अगर कट गया तो एक जवान को 6,000, एक जेसीओ को 8,000 और एक अधिकारी को 40,000। हाथ एक ही कट रहा है, बायां दायां जो भी हो, कोई एक अंग का ही डिसेबिलिटी पेंशन देखा या तीनों में डिफरेंस है, तीनों में असमानता है। तो वो समान हो, इस पर चर्चा नहीं है। जब हम लोग मिलिट्री सर्विस पे एक समान रैंक में जो मिलिट्री सर्विस पे है, हम लोगों ने कहा था सबका समान होना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हाई एल्टीज में पोस्टेड हैं जहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर है तो अधिकारियों को उतनी ठंड लगेगी जितना जेसीओ को, उतना जितना जवानों को, जितना नर्सिंग अफसरों को, सबके लिए बराबर है ठंड हो। लेकिन वहाँ भी भारी असमानता है। हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में इस पर आंदोलन चलाया था, लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर नहीं निकले जो हम लोगों का समर्थन करते। आज जब उनके ऊपर ये गाज गिरी है तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे तो संगठन में इतने लोग हैं। भाई कैसे आपके संगठन में, क्यों आपके साथ जेसीओ जोड़ जाएगा? आपने क्या उसका साथ दिया? और अगर जाएगा तो आपने ये कभी कहा कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल रैंक्स? नहीं, ऐसा आपने तो कभी नहीं कहा। आज जेसीओ जो आर
जो डिसेबिलिटी में है वो एक्चुअल डिसेबिलिटी में है। मेरा अपना निजी अनुभव कहा, मैं भारतीय सेना के चिकित्सा कोर में रहा हूँ। अब मैंने देखा है वहाँ अधिकारियों को किस तरह डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। हमने तो कहा है कि ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो उसमें कईयों के भेद खुल जाएंगे। आप किस तरह डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। जब आप प्रमोशन जोन में होते हैं सिर्फ 1 करवा लेते हैं, जब आपको लगता है कि मैं सुपरसीड हो गया, नहीं बन पाऊंगा आगे, फिर आप आ जाते हैं मेडिकल कैटेगरी में। तो इस पर विचार करना होगा आपको, क्यों आपको जवान जेसीओ साथ दे। और फिर अगर मान लो साथ देने ही की बात है तो आपका आय इतना है, सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, तो क्या दिक्कत है भाई इनकम टैक्स देने में। यही दिक्कत है ना कि इससे पहले नहीं लिया जा रहा था, तो कोई बात नहीं है, नहीं लिया जा रहा था तो रहने दीजिए, इतनी आपको छूट मिली, अच्छी बात है, इतना साल तक आपने छूट उठाया। लेकिन अब अगर सरकार लेना चाहती है तो दिक्कत क्या है, क्यों आप इसमें जेसीओ जवार को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आपने तो कभी उनके आंदोलन में साथ नहीं दिया, कभी आपने उनके भले की बात नहीं की। कभी ओआरओपी जब चला था तो ये मूलतः जवानों के लिए ही था, क्योंकि आप तो साहब 58 और 60 साल तक नौकरी करते हैं, जवान तो 40 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है। तो 1 रैंक 1 पेंशन तो उनके लिए बनाया गया था, लेकिन फायदा आप लोगों ने ले लिया। 1%, 3% आपकी आबादी है पूरे सेना में, 97% जेसीओ जो आ रहे हैं। तो जहाँ बेनिफिट लेने की बात आती है, चूंकि आपके हाथ में सत्ता है वहाँ सेना का, तो सारा बटोर लेते हैं। अभी आपके पीछे सरकार पड़ी है तो आपको दर्द हो रहा है, अभी आप उस 97% को अपने साथ लाना चाहते हैं। तो ये विचारणीय विषय है। अगर मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव पूछे तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, अगर आपको सरकार पैसा दे रही है, आपके पास बेहतर आय के विकल्प हैं, तो फिर आप क्यों नहीं देंगे डिसेबिलिटी पेंशन, पेड इनकम टैक्स लगना चाहिए। और रही बात जेसीओ जवार की, तो उनके लिए इस पर छूट है, क्योंकि हमारा आय 12 लाख को पार नहीं कर रहा है। जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है उसमें भी शायद हम 12 लाख के ब्रैकेट को पार नहीं कर पाएंगे। तो जब हम पार ही नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ हम खड़े होने का हमारा क्या मतलब है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़ा हों तो आपका पीछे का इतिहास दागदार रहा है, आपने हमारा साथ नहीं दिया है कभी। तो आपसे निवेदन है कि जब आपकी बारी आती है तो आपको हमारा साथ चाहिए, जब हमारी बारी आती है तो आप वहाँ से खिसक लेते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। आपको चाहिए हमारा साथ तो आपको देना होगा हमारा साथ। साथ दीजिएगा तो साथ मिलेगा, साथ नहीं दीजिएगा तो साथ नहीं मिलेगा। बस इतना ही कहना था। जय हिंद।